नमस्कार 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल हम पढ़ा रहे थे यमक अलंकार और जैसे ही यमक अलंकार पर पहुंचे थे वैसे ही क्या हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी और यमक अलंकार पूरा नहीं हो पाया था। आइए आज हम यमक अलंकार पढ़ाएंगे, उपमा पढ़ाएंगे, रूपक पढ़ाएंगे और साथ में उत्प्रेक्षा। इन चार अलंकारों को हम लेकर चल रहे हैं। श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये चार अलंकार आज कवर होंगे। इसके बाद ये सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए हैं। पहला वीडियो आज है और जो हमारा कल वीडियो था वो भी आपको देखना चाहिए ना, कल वाला, तभी आप पूरे अलंकार कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। हेलो, बहुत अच्छे। हाँ, शेयर कर दो। अगर कल का नहीं देखा है आपने तो कल देख लीजिए, कल वाला भी देख लीजिए ना। अनप्रास अलंकार है, आपके एग्जाम में आएगा और अनप्रास के साथ साथ वो दूसरा अलंकार भी हमने कल पढ़ाया था, तो उसको भी पढ़ लीजिए ना, अलंकार के भेद पढ़ लीजिए और ये भी पढ़िए। दो वीडियो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, धनंजय यादव जी हैं और अभिमन्यु जी हैं, मोहित रॉय, निधि शर्मा, आशुतोष कुमार, प्रभापाल, शिवम जाटो, मनीष कुमार, रितेश कुमार, शिखा तिवारी, आर्यन विश्वकर्मा, अंशिका, पल्लवी मिश्रा, प्रवीण कुमार, नमस्ते, मनीष कुमार जी, मोहित रॉय, अंशु प्रजापति जी, रितेश कुमार जी, आप पढ़े हैं, चलिए बहुत अच्छा। बहुत लोग कल पढ़ चुके हैं। आशुतोष कुमार जी, बिल्कुल आशुतोष कुमार, स्वागत है। अंशुल सिंह जी आपका भी, और अपने मित्रों में बांट दीजिए प्रसाद की तरह। इसके बाद प्रारंभ करते हैं। आपकी कमेंट पे नजर, हाँ बिल्कुल शेयर कर दो। नसीम खान जी हैं और विनीत यादव, एसके स्केलेटॉन जी हैं, श्रेयांश हैं, श्रेयांश पाठक जी हैं। आपका बहुत बहुत बड़ा मैं फैन हूँ, बहुत बहुत भाई, ये आपकी जर्रा नवाजी है, इसलिए आप हमें बहुत बड़ा, हमारे आप बहुत बड़े फैन हैं, तो हम तो आप सभी के बहुत बड़े फैन हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं और मैं आपकी वीडियो हमेशा शेयर कर देता हूं और देखता हूं और आपका सब्सक्राइबर भी हूं, मैं आपको लाइक भी करता हूं सर। बहुत अच्छा। अरे चलिए, शुक्रिया, आप अच्छा पढ़ते हैं इसलिए हम अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए, जो अच्छा पढ़ेगा उसी को लगेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो आपको दुनिया का कोई भी शिक्षक दे दिया जाए, आपको ये नहीं लगेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो भी शिक्षक, दुनिया का नंबर 1 टीचर दे दिया जाए, अगर आपके मन में अच्छा पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, आपके मन में अच्छा पढ़ने की ललक नहीं है, तो आपको दुनिया का हर एक साइंटिस्ट भी बेकार लगेगा। तो ये आप अच्छे हैं इसलिए हम आपको अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रशांत ठाकुर जी हैं और बहुत देर से मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, और शिवम कुमार जी हैं, अजय कुमार, हरिओम जी हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं पढ़ा देता हूं, फिर आपकी कमेंट बीच बीच में लेता रहूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जुड़वा। दो, यमक माने दो, दो माने जुड़वा, जुड़वा। जहां पर जुड़वा शब्द आए यार, जुड़वा शब्द, यमक का अर्थ ही है जुड़वा, तो जहां पर जुड़वा शब्द आए, जुड़वा शब्द का मतलब एक ही चेहरे वाले दोनों शब्द, यानी कि एक ही जैसे दोनों शब्द आए। कनक कनक, तो वह बहुत परेशान हो, बहुत पढ़े हो, कनक कनक सुन सुन के बहुत बहुत दिनों से कनक कनक पढ़ रहे हो ना। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होता है जहां से आपको पीडीएफ मिलती है, तो पहला लिंक क्लिक करना है। पूरे पुराने पीडीएफ और नए पीडीएफ, सारे पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेने हैं। जहां एक शब्द अथवा एक शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर आपका जो अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। हटा लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हो, तो एक बार हो लेकिन उसी जैसा दोबारा फिर आ जाए, एक से अधिक बार हो, यह बात समझनी है आपको। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यह परिभाषा है और आपका एग्जाम्पल देखिएगा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर के, हाँ, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, ऐसा है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, देखो मंदिर शब्द यहां पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, दोनों बार मंदिर शब्द प्रयुक्त हुआ है।
तो मंदर 2 बार प्रयुक्त हुआ आपका, लेकिन एक मंदर का अर्थ दूसरा है, एक मंदर का अर्थ दूसरा। यहां पर देखिए ऊंचे घोर, स्पष्टीकरण भी दे दीजिएगा तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। ऊंचे घोर मंदर वाक्य का 2 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर ऊंचे घोर मंदर शब्द का 2 बार प्रयोग, मंदर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ। ऊंचे घोर मंदर दोनों वाक्य भी कह सकते हैं, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है, ठीक है, दोनों का अर्थ भिन्न है। पहले मंदर का अर्थ है महल। सीता माता पहले जब जंगल में नहीं रह रही थी तो ऊंचे घोर बहुत बड़े बड़े विशाल महलों के अंदर रहने वाली हैं सीता माता, अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। और एक मंदिर का अर्थ है कंदरा या गुफा, पर्वत की कंदरा, तो अब ऊंचे घोर पर्वत की कंदरा में निवास करती हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण आप कनक कनक ते सौगुनी वाला ले लीजिए। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय। सोना धतूरा, कनक का प्रयोग तो 2 बार हो गया बेटा, लेकिन एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, यानी सोना और धतूरा। आदमी अब कनक कनक ते 100 गुनी, अब कबीर बिहारी कहते हैं कि एक कनक से दूसरा कनक 100 गुना, एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुना मादकता अधिक होती। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है, दूसरे का अर्थ है सोना, ये समझिएगा, यानी कि धतूरे से ज्यादा सोने में मादकता होती है। वा पाए बौराए जग वा खाए बौरा, यानी एक सोने को पाकर के आदमी पगला जाता है और धतूरे को खा करके बौरा जाता है। तो यहां पर 2 अर्थ हो गए। इकली डरी हूं घन देख के डरी हूं, खाए विष की डरी हूं घन श्याम मर जाई हूं। इकली डरी हूं घन देख के डरी हूं और विष खाए के डरी हूं घन श्याम मरी जाई हूं। अब डरी के कितने अर्थ? यहां पर डरी 3 बार प्रयोग हुआ डरी शब्द। पहली डरी का अर्थ होता है इकली डरी हूं, डरी हूं मतलब भयभीत हूं। घन देख के डरी हूं मतलब घन देख करके भयभीत हूं। डरी हूं मतलब पड़ी हूं, ये यहां पर इसका अर्थ है पड़ी हूं, और डरी मतलब भयभीत हूं। और इस डरी का मतलब होता है डली यानी कि टुकड़ा, ठीक है। तो एक नायिका गोपिका कहती है, एक तो मैं पड़ी हुई हूं विरह में, उसके ऊपर से मैं ये घन बादलों को देखकर और भी भयभीत हो गई हूं, विरह वेदना अत्यधिक सता रही है, तो मैं विष की डली अर्थात विष का टुकड़ा खा करके हे घनश्याम मर जाऊंगी, इतनी मुझे विरह सता रही है। अगला है कि काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खुले। अब घटा और घटा 2 बार युक्त हुआ, एक घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ हो गया कम हुआ, कम हुआ माइनस हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि माला फेरत जुग भया गया नमन का फेर, माला फेरत जुग गया फिरा नमन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर बिहारी, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। कबीरदास कहते हैं कि माला फेरते तो जुग चला गया, गया न मन का फेर, और मन का डारी दे। अब यहां पर मन का गया न मन का, देखो यहां पे मन का और यहां पे मन का 2 बार युक्त हुआ, ठीक है। एक मन का अर्थ होता है मन का यानी आत्मा का मन का, दूसरा मन का होता है कंठ के माला का मन का होता है, ठीक है। जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिएगा। यमक कल पढ़ा दिया था हमने, अच्छा यमक कल पढ़ा दिया था, चलिए दोबारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्लेष नहीं पढ़ाए थे, श्लेष पढ़ लीजिएगा। ब्रजेश जी हैं, शिवम जी हैं, ज्योति कुमारी और किशन वीर जी हैं, पढ़ाया। मैंने जाकर मैडम को बताया, मैडम मेरी तरफ चौंक देखने, अरे क्या बात है यार, चौंक के देखने लगी। मतलब हमने पढ़ाया और ये जाके मैडम को बताए तो मैडम आश्चर्यचकित हो गए, भैया कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो? तो ज्ञान सिंधु से पढ़ के आए। कहाँ ज्ञान सिंधु? अरे वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अच्छा
लॉकुस डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं क्या जो आप पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, आप बुक से याद कर लीजिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा तो आप बुक से आराम से पढ़िए, कौन बंद कर रहे हैं। विक्रम कुमार जी आनंद कौन सा क्लास का पढ़ा रहे हैं? 12th यार भैया, 12th का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जूली गुप्ता, चलिए श्लेष पढ़ा देते हैं। कल श्लेष पे अटके थे लेकिन हमने तो फिर से, कल हमने यमक पढ़ा था, आज फिर से पढ़ा दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, श्लेष पढ़ लीजिए। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या फिर चिपका हुआ, ठीक है। श्लिष्ट या फिर चिपका हुआ यानी जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, ठीक है। यानी जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है। अच्छा, यमक में क्या है, एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन अर्थ बदल जाते हैं। श्लेष में क्या है, एक शब्द प्रयोग होगा 1 या 2 बार लेकिन उसके अर्थ बदल जाएंगे, तमाम अर्थ निकलेंगे, उसके तमाम अर्थ निकलेंगे, एक शब्द के तमाम अर्थ, ठीक है। ठीक है, तो जब एक साथ शब्द का एक ही बार प्रयोग हो तथा अर्थ 2 या 2 से अधिक निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होते हैं। उस शब्द के कई अर्थ हों, यहां पर शब्द के पर्यायवाची की बात की जा रही, शब्द के पर्यायवाची तमाम हों तो श्लेष अलंकार। कुछ बच्चे पूछते हैं सर पानी पानी बहुत बार आया लेकिन पानी तो 2 बार 3 बार आया है तो इसमें यमक होना चाहिए। नहीं, मान सकते हैं आप यमक, लेकिन पानी ही आया है ना, पानी ही आया है, पानी के अर्थ पानी ही कई बार है तो यहां पर पानी पानी आया, यमक नहीं होगा भैया, क्योंकि यहां पानी के ही 3 अर्थ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। पानी के 3 अर्थ लगाए जा रहे हैं, इसलिए यहां पर पानी ही यमक होगा नहीं, श्लेष होगा, ठीक है। कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हे बंधुओं, पानी को सुरक्षित रखो, पानी के बिना सब कुछ सूना है, और पानी अगर चला जाता है तो मोती मनुष्य सब और चून बेकार हो जाते हैं, उबरते नहीं हैं, फिर भवसागर पार नहीं हो पाते हैं। तो यहां पानी केवल यहां का अर्थ 3 है, ठीक है। यहां इस पानी के अर्थ 3 है, ये पानी प्रयोग हुआ, ये पानी प्रयोग हुआ, ये तो पानी के ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, तीनों पानी के ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए यमक नहीं होगा यहां पे, ठीक है। अब बात समझ में आई? केवल इस दूसरी लाइन के पानी को समझो, ये लाइन काट दो तो अब यहां पर एक ही बार पानी प्रयुक्त हुआ है लेकिन पानी के 3 अर्थ हैं, ठीक है। तो पानी गए, इसको काटो, इस लाइन को काटो, अब देखो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अब इसका अर्थ लगाओ तो बिल्कुल श्लेष आपको लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ ठीक है, ऊपर की लाइन पूरक लाइन है। तो पानी के 3 अर्थ हैं, एक तो चमक मोती के पक्ष में और प्रतिष्ठा में मनुष्य और जल चूना, ठीक है। पानी का अर्थ जल चूना है, तो पानी को एक जगह तो पानी प्रयुक्त किया गया। देखो कबीरदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी यद्यपि समाप्त हो जाता है तो फिर मोती पानी के बिना, यानी पानी के अभाव में मोती मनुष्य और चूना दोनों ही बेकार हो जाते हैं, दोनों ही उबल नहीं पाते हैं, दोनों को ही सन्मार्ग नहीं मिल पाता है। जैसे यदि मोती में पानी या चमक नहीं रहेगा तो वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी, उसको भी, वो भी सार्थक नहीं होगी। मनुष्य के अंदर अगर पानी नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, आंखों में तेज नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा तो मनुष्य भी उबर नहीं पाएगा। और चूने में अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो सफेदी नहीं आएगी, दीवालों पर नहीं चढ़ेगा। तो ये रहा। अगला आप दूसरा उदाहरण याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेभिचारी चोर रहीमा और कबीरा जी सुनो तुम बहुत बढ़िया है। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेभिचारी चोर। सुनो भाई 3 है अर्थ किसके? सुबरन के। सुबरन को खोजत फिरत, चरण धरत, जैसे ही ये 3 लोग कवि, व्यभिचारी और चोर। व्यभिचारी वो जो औरतों के बड़े शौकीन होते हैं उनको व्यभिचारी कहते हैं, स्त्रियों के शौकीन व्यभिचारी।
चरण धरते हैं, कदम एक एक कदम रखते जाते हैं और चिंता करते जाते हैं, चिंतन करते जाते हैं, विचार करते जाते हैं और चारों तरफ देखते रहते हैं। कौन? तीन लोग ये जो हैं, इनकी बड़ी खराब आदत होती है। एक तो कभी चारों तरफ देखेगा और दिमाग में सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा। बेबिचारी, वो भी चारों तरफ औरतों को ताकता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, कौन सी सुंदर है, कौन सी ब्यूटीफुल है, वो ससुराल यही देखेगा। चोरों का काम यही है कि वो सुबरन को ही देखता, कहां पे सोना मिल जाए, और बड़ा दिमाग में सोचता रहता कि ये घर चढ़ा जाए, उस पे चढ़ा जाए, या इसमें डकैती चोरी की जाए, या वो, तो ये चोर का भी काम होता है। तो सुबरन के यहां पर तीन अर्थ, सुबरन को खोजत फिरत। ये तीनों किसको खोजते हैं? सुबरन को। कवि सुबरन अर्थात सुंदर अक्षरों को खोजता है, बेबिचारी सुंदर वर्ण की सुवर्णा स्त्री को खोजता है, और चोर सोने को खोजता है। इसलिए सुवर्ण के तीन अर्थ, सुवर्ण सुंदर अक्षर कवि के पक्ष में, सुवर्णा नारी व्यभिचारी के पक्ष में, और सोना चोर के पक्ष में हो गया। समझ में आया? फिर अगला एक और उदाहरण आपको बार बार मिलता होगा कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर, को घटिए भ्रक भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहां पर वृक भानुजा के दो अर्थ हैं और हलधर के दो अर्थ हैं, इसलिए यहां पर श्लेष है। हलधर के वीर का मतलब होता है बलदेव के भाई कृष्ण, और हलधर के वीर का मतलब बैल। हलधर कौन? बैल भी तो होता है। वृखभ अनुजा, वृखभ माने क्या होता है? बैल की, अनुजा माने बहन, तो बैल की बहन कौन? गाय, और वृखभानुजा, वृखभानु की पुत्री राधा। ठीक है, दो अर्थ हैं। अब चलते हैं हम कौन से अलंकार की तरफ? उपमा अलंकार की तरफ। ठीक है, उपमा अलंकार देखो भैया, उपमा अलंकार देखो, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। एम आई राइट? जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, ये मेरी उंगली है और ये पेन है, तो उंगली पेन जैसी है, उंगली पेन जैसी है, तो पेन की तुलना किससे की गई? उंगली से की गई। पेन की तुलना किससे? उंगली से। ठीक है, पेन की तुलना उंगली से। ये पेन है, ये उंगली है, पेन, तुम्हारी उंगली पेन जैसी है, तो पेन क्या हो गया? उपमान। उंगली क्या हो गई? उपमेय। तो उंगली की तुलना पेन से की गई, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। इट इज सिमली। सिमली जानते हो? सिमली अलंकार 12th में सिमली पढ़ना होगा। सिमली उपमा को ही कहते हैं। ठीक है, इन ए सिमली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये अंग्रेजी की डिफिनेशन है। बट इन ए सिमली बिटवीन, इन ए सिमली डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी विभिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की आपस में तुलना सिमली उपमा कहलाता है। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, तो हमने क्या कहा? उपमान वो वस्तुएं हैं जिनकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या है? वो वस्तु जिसकी तुलना जिससे की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो जहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें लिखा है सब उपमान उपमेय, ये पहले भी समझा चुके हैं हम। तो अब यहां देखिएगा, उदाहरण हम समझाते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है मन। पीपर के पत्ते के सरिस माने समान, मन डोला, डोल कौन रहा? मन। डोल कौन रहा? मन। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल के पत्ते के समान डोलना क्या हो गया? मन का, तो मन हो गया, मन डोल रहा ना, तो मन हो गया उपमा उपमेय, और पीपर का पत्ता हो गया उपमान। ठीक है, सरिस हो गया वाचक शब्द, डोला हो गया साधारण धर्म। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए तो मन की तुलना की गई है। उपमान जिससे तुलना की जाए पीपर के पत्ते से की गई है। साधारण धर्म जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाए डोला, और वाचक शब्द सरिस, और भी वाचक शब्द ये हैं देखो, सरिस, सम, समान, भांति के, जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे। तो वहां ये ट्रिक है, याद कर लो भैया। हाँ, समझो समझो, क्या समझो? अगर वाक्य में
अगर पद्यांश में सरिस आए, सम आए, के जैसे आए, की तरह आए, की भांति आए, के समान आए, ठीक है, तो वहां पर उपमा ही है 100%, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, अब यहां पर हरिपद अर्थात भगवान के पैर कोमल हैं, किसके समान? कमल के समान। मुख मयंक कुसम मंजू मनोहर, तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा के समान मंजू यानी सुंदर और मनोहर है। से माने के समान, यहां पर भी सम आ गया। तुम्हारा मुख चंद्र सम है, यहां पर भी सम हो गया, या फिर सा आ जाए। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, हम हूं तो हैरान है। फूलों सा बंदर तेरा, कैसा भी कह सकते हो यार। सा सी से के समान समझाने के लिए है, अगर एग्जाम में लिखोगे तो मैडम और सर दोनों मिलके पीटेंगे, समझ लीजिएगा। फूलों सा, जहां पे सा आ जाए वहां क्या? उपमा अलंकार। रूपक की तरफ चलते हैं। रूपक और उपमा में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम भी समझा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूपक में एक तो ये नियम है कि भैया रूपी अर्थ आ जाता है कि इस अगर आप अर्थ निकालेंगे तो रूपी बार बार आएगा, किसके रूपी, ये उसके रूपी। वो शेयर नहीं किए हो यार आप लोग, हमें टेंशन बहुत देते रहते हो, शेयर करो भाई। बिल्कुल रिंकी यादव कह रही कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, बिल्कुल हो गया उपमा। हाँ, 12 का क्लास 8:30 बजे चलता है, बिल्कुल प्रशांत कुमार जी, ठीक है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा होगा तो हम कहेंगे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, और अगर रूपक होगा तो हम कहेंगे तुम्हारा मुख चंद्र, क्या कहेंगे? मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, मुख रूपी या चंद्रमुखी ऐसा कह सकते हैं। चंद्रमुखी, मुख चंद्र, शशिमुख, शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में ओट छिपाए, जीवन की गोधूली में तुम करुणा बन कर आए, या अपने बन कर आए, किसी तरह के आए। अब हम यहां पर शशिमुख, चंद्रमा रूपी मुख, समझ में आया? उपमा में हम कहेंगे कि फूलों सा चेहरा तेरा, सा हो गया तो उपमा। अब अगर पुष्प मुख कह दिया जाए, मुख पुष्प कह दिया जाए, साथी से न लगाएं, वाचक शब्द नहीं आएगा, तो रूपक हो गया, कि आरोप हो गया, कोई भेद ही नहीं, बिल्कुल वही है। मुंह तुम्हारा चंद्रमा है, अगर ये कह दें तो रूपक हो गया। तुम्हारा मुंह चंद्रमा है तो रूपक हो गया। तुम्हारा मुंह चंद्रमा जैसा है तो उपमा हो गया। ठीक है, सा है, ऐसे है, के समान है तो उपमा। आप समझिए, रूपी अर्थ जरूर निकलेगा। ट्रिक इसकी पहचान क्या है? रूपी अर्थ जरूर निकलेगा, लगा होगा या योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, दो काम है। चरण कमल बंदो हरि राई, तो चरण कमल रूपी चरण हो गया ना रूपक अलंकार। चरणों पर कमल का आरोप है कि तुम्हारे चरण चरण नहीं है, कमलें हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी बाल सूर्य, बाल सूर्य रूपी रघुबर। यहां रघुबर को बताया गया कि तुम बाल सूर्य हो, कोई डैश नहीं लगा है। रघुबर बाल पतंग यानी श्री रामचंद्र, बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र हो गया। मन सागर, मन रूपी सागर, रूपक आ गया। मन सा लहर, तो मन के समान लहर, तो यहां उपमा है और यहां पे रूपक है। शशि मुख, शशि रूपी मुख। ठीक है, हाँ, मैं यहां पर ओट कह दिया था, दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में तुम क्या बनकर कुछ आए, ऐसा है। अब उत्प्रेक्षा की ओर चलते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना हो, है तो संभावना हो, मानो ऐसा है, मानो वैसा है, मानो ये हो, मानो वो हो, जानो ऐसा हो रहा है, मानो वैसा हो रहा है, तो क्या हो गया?
तो हो गया उत्प्रेक्षा। संभावना, अरे ऐसे फुंकार रहा था मानो सांप, तो क्या हो गया? संभावना, संभावना जताई गई, संभावना, वो था थोड़ी ना। लहरें ऐसे फुंकार रही थी मानो कोई भयंकर शेषनाग हो, मानो, मान लिया मतलब है नहीं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, बट सब हो ना साहब, वो झूठ है, होता नहीं है। कवियों का काम सच बोलना नहीं होता है, सच बोलेंगे तो कविता नहीं हो पाएगी भैया, कविता हो भी नहीं। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, अब कितना ताकतवर हो यार, है? आंखें मूंदने से शाम ढल जाएगी यार, कितना झूठ, कितना बड़ा झूठ। जो उठे नजर तो सुबह चले, आहा, इतना ताकत, इतनी शक्तिमान, इतनी शक्तिशाली कि नजरें उठाएंगे तो सुबह हो जाएगी, बंद करेंगे तो जो है शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, इतनी शक्तिशाली। झूठ ही तो लिखा गया। कभी कलियों को मुस्काते देखा है? कलियों के दांत निकलते हैं, हम लोग मुस्काए तो ऐसे दांत निकले। अब कलियों को मुस्का, तुम्हारी मुस्कान कलियों जैसी है, तो ये सब झूठा ही तो लिखा जाता ना। उपमा, सब उपमा झूठी दी जाती। कालिदास की उपमाएं ऐसी ऐसी हैं कि बिल्कुल समझ के बाहर, बिल्कुल समझ के बाहर। हथेलियां घड़े उठाए हैं, ये है वो है, मतलब उसके समान वो है, उसके समान ऐसा मानो लग रहा था। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, ये सब अलंकार है। तो कविता झूठी होती है, झूठा ही लिखना पड़ता, वरना कविता में सौंदर्य नहीं आएगा। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा। मनु मानो जनु जानो, ट्रिक ये है, याद कर लो। मनु मानो जनु जानो, जानहु मानहु मनहु जनहु, ज्यों आदि शब्द लगे होते हैं, ज्यों नहीं होता है। हाँ, ज्यों भी हो जाता कहीं कहीं। अब चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। अब बिहारी की दृष्टि देखो, बिहारी देखो लिखे हैं। अब ये बिहारी की दोहा है, समझो कि चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, और मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। चमचमात, चंचल नयना, ऐसे उस नायिका के घूंघट, बारीक घूंघट, जे मच्छरदानी जैसा घूंघट, बारीक घूंघट के अंदर, वाह क्या दिव्य दृष्टि थी बिहारी की। बारीक घूंघट के अंदर दो नैना ऐसे चमक रहे थे मानो सुर सरिता के निर्मल जल में दो मछलियां। मछलियां, जुगमीन, जुग माने दो, दो मछलियां मानो उछल रही हो सुर सरिता में। क्या वर्णन है, अद्वितीय, अनुपम। उपमा ही तो अनुपम है, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध, अनुपम। ये सौंदर्य है कविता का, ठीक है। तो मानो आ गया, मानो सुरसरिता में, सुरसरिता के निर्मल जल में दो मछलियां उछल रही हैं, और ये घूंघट इतना बारीक है, सफेद, उनके भीतर जो है दो नैना चमक रहे हैं। इन दो नैनों पर दो मछलियों का आरोप कर दिया भैया। देखो, हाँ, ये हो गया उत्प्रेक्षा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीला पीला, पट माने वस्त्र, श्याम माने भैया कन्हैया, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। सुंदर शरीर पर श्यामल, श्यामल, श्यामल कैसा? नीला नीला। अब नीलमणि पर्वत कैसा है? नीला है। नीलमणि पर्वत कैसा है? नीला है, सांवला है वो भी। और श्याम इस समय कैसे हैं? सांवले हैं। श्याम तो सांवले ही हैं, नीले नीले। और पीला वस्त्र ऊपर से डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं? पीला वस्त्र। एक तो काला शरीर, ऊपर से पीला वस्त्र, समझ गए? तो अब कवि वर्णन करता है कि मानो, बिहारी वर्णन करते हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर उस समय श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात काल की पीली पीली धूप आकड़ के पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। यानी नीलमणि पर्वत की शोभा, पर्वत का आरोप श्री कृष्ण पे लगा दिया भैया कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने हैं तो
नीलमणि पर्वत जो है उस पर पीली किरणें पड़ रही हैं, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा, मानो लग गया। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम गाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि, मनहु रंक निधि, लूटन लागी, लूटन लागी। धाये दौड़ पड़े, सारे काम वाम त्याग कर दौड़ पड़े, मानो ऐसा लग रहा था कि रंक निधि लूटन लागी, अर्थात किन्हीं भिखारियों के लिए बहुत बड़े खजाने लूटे जा रहे हो, ऐसे दौड़। मानो उत्प्रेक्षा। चितवन चारु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, जनु लग गया तो हो गया उत्प्रेक्षा। और बाकी वही है, एक और आपको सुना देते हैं। मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा, ठीक है, वो वाला उदाहरण भी आप यहां पर लिख सकते हैं। मनु मानो जनु जानो, जनहु मनहु जानो मानो। आप यमुना छवि देखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार का साक्षात उदाहरण पूरा यमुना छवि है। तो आज के लिए बस इतना ही अलंकार हैं, और अब हम आपकी कमेंट लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट कीजिएगा, और कहीं दिक्कत है जरूर बताइए, दिक्कत है जरूर बताइए। कमेंट इसीलिए होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताओ। बिल्कुल, हमारे रितेश कुमार जी हैं भैया, ज्योति कुमारी हैं बेटा, रमाशंकर पाठक जी हैं, सचिन पाल जी हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है भैया, सचिन पाल जी बहुत सुंदर। दीपा गोस्वामी, हाँ, सचिन यादव, रिंकी यादव, अच्छा है, बहुत अच्छा। आयुष मिश्रा, बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। सचिन सिंह जी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। देसी आदित्य जी हैं, नमस्कार भाई साहब। जूली गुप्ता जी हैं, जूली गुप्ता, नो प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा। भानु प्रसाद जी हैं, गुड नाइट, ठीक है। गोलू जी, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। सचिन जी और आयुष मिश्रा, हर्ष मदनवाल जी हैं, और ठीक है भाई। जूली गुप्ता बिल्कुल गुड नाइट। रिंकी यादव और आदित्य जी बिल्कुल नमस्ते भाई। हर्ष मुडवाल जी, मोडनवाल जी बिल्कुल। ऋचा प्रजापति हैं, राकेश कुमार जी हैं, और विनीत यादव जी हैं, सोनू वर्मा जी हैं भाई, सुबिंद कुमार जी बिल्कुल। सचिन कह रहे हैं कॉल क्यों नहीं रिसीव, अरे कॉल किए होंगे तभी तो रिसीव करेंगे। अब प्रशांत ठाकुर जी है, बहुत अच्छा लगता रे यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कमेंटों पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। किशन वीर जी, अच्छा किशन कहते हैं कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, जब भी मैं बताता हूँ मेरी मैडम चौंक जाती। नहीं नहीं, आपकी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जावेद अख्तर जी हैं बिल्कुल। अभी राज प्रजापति जी हैं, हाँ बिल्कुल। धनपाल यादव जी हैं, सचिन यादव जी हैं। आप सब क्लास चलाते हैं, अच्छा आपकी क्लास 8:30 बजे शाम की चलती है भाई साहब, कल भी चलेगी। चंदन राज जी हैं बिल्कुल। आप अगर मेरे कहे अनुसार मेरे हिसाब से चलेंगे तो 100 में 100 लाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। एग्जाम के टाइम आपके साथ कोई होता है तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस होती है, ये याद रखिएगा आप। हिंदी और संस्कृत आप हम पर छोड़ दीजिए, बाकी विषय जाने दीजिए फिलहाल। और आपकी सहायता हम हर विषय में करते हैं। मॉडल पेपर आपका हर विषय का हम बना के देते हैं, और मॉडल पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, मॉडल पेपर सारे करवाए जाते हैं, ये समझ लीजिए। कॉपी कैसे लिखेंगे मैं सारे सब्जेक्ट की बता दूंगा, कैसे लिखनी है बोर्ड में, क्या क्या त्रुटियां करनी है क्या नहीं करनी, ऑलरेडी पढ़ी हुई भी है कि कॉपी कैसे लिखें। यानी कि आप अगर देखेंगे मैंने 7 पेपर के 7 सेट डाले, 7 सेटों को मैंने सॉल्व कराया है शॉर्टकट में, ठीक है। आप 2022 के पेपर देखेंगे तो सेट 1 2 3 4 5 6 7 पूरे सेट हमने हल कराए हैं। और हमारी मैराथन क्लासेस, महामैराथन क्लासेस देख लीजिए। महामैराथन क्लासेस के बाद आप वो पेपर उठा के देखिए, एक दिन पहले जितना मैंने पढ़ाया था मैराथन क्लासेस में, पूरा का पूरा पेपर वैसे बन के आए थे, 7 के 7 सेटों में फंसा था, ठीक है। 95 प्लस 98 तक मेरे इंटर के बच्चे लेकर के आए हैं, और 100 में 100 तो तमाम बच्चे लेकर के आए हैं हाई स्कूल वाले। 98 तक इंटरमीडिएट के बच्चे भी लाए हैं। तो आप चाहें तो एक रिजल्ट हमने डाला था, मेरिट लिस्ट, ठीक है,
ठीक है, टॉप 10 लिस्ट, टॉपर लिस्ट हमने डाली थी अपने चैनल के, जो हिंदी में टॉप किए थे उनकी लिस्ट हमने डाली थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमने बहुत पहले उस पे टेलीग्राम पर भी भेज दी थी, तो वहां पर भी देख सकते हैं। मोनू कुमार जी, गाना बहुत अच्छा लगता है, एक के डांसर जी, अच्छा देसी। रवि पटेल जी, व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा भाई, गाना गा देंगे, काहे परेशान। हाँ श्रद्धा मनु बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल टाइम आ रहा है, बस ये थोड़ा सा छंद अलंकार अभी छंदो आपको पढ़ा देते हैं, छंद के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलिए अभिराज प्रजापति, बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइए प्रशांत जी, आप 100 में 100 लाइए। सुरभि गंगवार, चलिए ठीक है। स्टडी जी, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए जय हिंद, जय भारत, और एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई।